नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 11 की जो इंडियन पॉलिटी है उसका चैप्टर सेकंड देखेंगे। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, जैसे व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं, क्या क्या किस फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। आर्टिकल्स बेसिकली हम जानेंगे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। हाउ दी राइट्स आर प्रोटेक्टेड, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, या ये जो राइट्स हैं इनको हमने किस तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है। ये हमारे ये वाले फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। उसके बाद व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज राइट्स। जुडिशरी का क्या रोल है इन राइट्स को लेकर, किस तरह से ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं और उनका क्या कहना है इन राइट्स को लेकर। वेरियस केसेस हुए हैं फंडामेंटल राइट्स में जिसमें जुडिशरी ने अपने फैसले को सुनाया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क है डीपीएसपी से, है ना, दोनों में क्या अंतर है। दोनों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग से दिए हुए हैं, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ में दिए हैं। इनमें क्या डिफरेंस है वो भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी से हमें समझाया गया है कि राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस कहानी को पढ़ते हैं क्या लिखा है। In 1982, during the construction work for Asian Games, the government arranged a few contractors. अब एशियन गेम्स होने वाले हैं, 1982 का टाइम समय चल रहा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है एशियन गेम्स जहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाना है। अब वहाँ पर एशियन गेम्स में जो कंस्ट्रक्शन होने वाली है, स्टेडियम वगैरह बनाना है, ट्रैक बनाना है, ग्राउंड बनाना है, जो भी बनाना है उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रैक्टर्स को बुलवाया। These contractors employed a large number of very poor construction workers from different part of the country to build the flyover and stadium. अब ये कंट्रैक्टर्स खुद काम तो नहीं करेंगे, ये लोगों को एम्प्लॉयड करेंगे, लोगों को काम करने के लिए बुलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अलग अलग कंट्रीज से बुलाया ताकि वो फ्लाई ओवर बना सकें और स्टेडियम बना सकें। These workers were kept in poor working condition and were paid less than the minimum wages decided by the government. अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले इनकी तो वर्किंग कंडीशन खराब है, उसके बाद इनको उतना पैसा नहीं दिया जाता है जितना मिनिमम वेजेस एक गवर्नमेंट जो है सरकार ने डिसाइड किया है ना। तो इनसे काम करवा रहे हैं लेकिन बदले में इनको पैसा कम देते हैं, मतलब एक्सप्लॉइटेशन इनकी हो रही है। अब आगे देखते हैं। A team of social scientists studied their poor condition and petitioned the Supreme Court. अब यहाँ पर एक टीम आती है सोशल साइंटिस्ट की, वो देखती है कि उनकी यार इतनी ज़्यादा खस्ता हालत है और क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाल देते हैं ना, याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी कि इनके साथ ये हो रहा है। तो आप देखो ज़रा इसको। दे आर्ग्यूड that employing a person to work for less than the minimum prescribed wage amount to beggar or forced labor, which is a violation of fundamental right अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, राइट टू एक्सप्लोटेशन। बोलता है कि आप अगर किसी भी आदमी को एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, उसको अपने पास काम करवाने के लिए रख रहे हो, उससे आप काम करवा रहे हो और बदले में मिनिमम वेज भी उसको नहीं मिल रही है ना, तो उसको हम या तो बैगर की कैटेगरी में रखेंगे या तो फोर्स लेबर की कैटेगरी में रखेंगे। और ये हमें दिखाता है कि ये वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का। कौन से फंडामेंटल राइट का? यहाँ पर राइट टू एक्सप्लोइटेशन का हनन हो रहा है। कोर्ट ने एक्सेप्ट प्ली की, है ना। अब क्या हुआ, डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट थाउजेंड ऑफ वर्कर्स गेट द प्रिस्क्राइब्ड वेज फॉर देयर वर्क। अब कोर्ट ने सुना, है ना, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया उनकी प्ली को और ये गवर्नमेंट को कहा कि आप जितने भी वर्कर्स वहाँ पर हैं आप देखिए थोड़ा, जितना भी हमने प्रिस्क्राइब किया हुआ है मिनिमम वेजेस को लेकर, है ना, इतनी मिनिमम वेज इतना मिलनी ही मिलनी चाहिए, तो आप देखो थोड़ा उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, उसके बाद एक और कहानी है, अब देखते हैं। अब मचल लांगून करके एक आदमी है, 23 साल का था, तो उसको अरेस्ट किया जाता है। ये कहाँ का रहने वाला था? ये आसाम के किसी जगह से बिलोंग करता था। मैचल वाज चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज। इसके ऊपर क्या मुकदमा था कि इसने किसी के ऊपर हमला किया था और उसको भयानक तरीके से जख्मी किया था। ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल एंड वॉज सेंट अंडर ट्रायल टू द लोकप्रिय गोपीनाथ बरदवाई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। अब ये जो लड़का था ये मेंटली इतना ज़्यादा अनस्टेबल था कि ही इज़ नॉट इन दैट पोजीशन कि वो ट्रायल के लिए खड़ा हो सके, वहाँ जा सके। तो इसको कहाँ भेज दिया, इसको हॉस्पिटल में भेज दिया उसके ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वो दिमागी तौर से जो खराब है वो ठीक हो सके।
मिचेल was treated successfully and doctor wrote jail twice to jail authority in 1967 और 1966 में। देखो ये 23 साल का था बेचारा, तो अरेस्ट हुआ था। उसके बाद हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने 2 बार जेल अथॉरिटी को लिखा कि अब ये फिट है और ये ट्रायल के लिए खड़े हो सकता है, वहाँ जा सकता है, मतलब उसका तुम ट्रायल ले सकते हो कोर्ट वगैरह में जाकर। अब यहाँ से यहाँ पर देखो बेचारा इतना इसकी एज चली गई और वो जो जेल अथॉरिटी है वो सुन ही नहीं रहे इनके बारे में। तो अब इसके साथ क्या होगा, बट नो वन पे अटेंशन, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, है ना। अब बेचारा गरीब होगा, मरने दो, पावरफुल नहीं होगा, तो वो जुडिशियल कस्टडी में ही रहा। अब ये लड़का 2005 में छूटा, तब ये 70 साल का था, 77 ईयर का हो चुका था, है ना। यानी यहाँ देखो 23 साल से सीधा 77 ईयर्स तक ये जुडिशियल कस्टडी में रहा और किसी ने भी कोई ट्रायल, कोई हियरिंग, कोई कुछ भी नहीं हुआ, है ना। मतलब खामखा में ही बेचारा सजा काट रहा था। हो सकता है ये निर्दोष होता तो पहले ही छूट जाता। ही वॉज फ्रीड व्हेन ए टीम अपॉइंटेड बाय नेशनल ह्यूमन कमीशन। अब देखो ये छूटा इसलिए क्योंकि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले होते हैं वो देखते हैं कि किसके खिलाफ क्या हो रहा है, जस्टिस तो मिल रही है नहीं मिल रही है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, किसके ऊपर मार काट हो रही है, ये सब ये देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जेल में जाकर देखा होगा कि ये जो आदमी है बेचारा इतने सालों तक इसमें कोई भी ट्रायल नहीं चला है, ये बेचारा जुडिशियल कस्टडी में ऐसे पड़ा हुआ है, तो इन्होंने उसको क्या किया, बाहर निकालने में मदद किया। ठीक है, जब इन्होंने इंस्पेक्शन किया अंडर ट्रायल इन द स्टेट, ठीक है, इनका काम ही होता है ना, ह्यूमन राइट कमीशन नाम ही से पता लगता है कि जो ह्यूमन के राइट्स हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं, उनको जस्टिस भी मिल रहा है या उनके ऊपर सिर्फ जुल्म ही हो रहा है। अब मिचेल की जो इंटायर लाइफ है वो वेस्ट हो गया, बेचारा 77 साल का पहुंच गया, वो क्या करेगा, है ना। क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रायल अगर उसके खिलाफ होता, है ना, अगर एक प्रॉपर ट्रायल चलता तो वो आज इस कंडीशन में नहीं होता। और कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन द राइट लाइफ टू लिबर्टी, है ना, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हर एक को अधिकार है जीने का। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन मस्ट हैव, अब ये याद रखना, यहाँ पर सिटीजन लिखा हुआ है, पर्सन नहीं लिखा है, मस्ट हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। इसी तरह से हर एक आदमी को ये राइट है कि उसके खिलाफ एक अच्छा कानूनी तौर से, लीगल तौर से और तेजी से ट्रायल चले, ताकि बेचारा अगर गिल्टी है तो सजा मिले, दूसरे को जस्टिस मिले, अगर वो नहीं है तो वो क्यों बेचारा इतना कष्ट से। तो मिचेल के केस में हमने यही देखा कि अगर उसके खिलाफ एक अच्छी तरीके से फेयर एंड स्पीडी ट्रायल चलता तो आज बेचारा वो शायद इस कंडीशन में नहीं होता, इतना बूढ़ा वो बाहर नहीं आता। अब हम देखेंगे बिल ऑफ राइट्स के बारे में ना। बिल ऑफ राइट्स से ही हमने फंडामेंटल राइट्स अपने लिए, आखिरकार ये बिल ऑफ राइट्स क्या होता है। बोथ these examples show the importance of having rights and of the actual implementation of these rights। देखो दो चीजें हैं, एक है राइट्स का होना और दूसरा है राइट्स का इम्प्लीमेंट होना, ठीक है। अब ऊपर केसेस में राइट्स तो थे लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, क्यों, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी ट्रायल नहीं हुआ, है ना, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन गलत थी वहां पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट्स तो होंगे ही होंगे, राइट्स होनी चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट भी एक्चुअली वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो भी बात समझने वाली है। A democracy must ensure that individual have certain rights। एक डेमोक्रेसी हमें ये इंश्योर कराती है कि वहाँ रहने वाले जितने सिटीजन हैं, इंडिविजुअल हैं, उनको कोई सर्टन राइट्स, मिनिमम राइट्स मिलने चाहिए जिससे वो अपना गुजारा, अपना अधिकार पा सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स, और गवर्नमेंट हमेशा मदद करनी चाहिए उन राइट्स को अपहोल्ड करने में, ना कि उनको गिराने में, ठीक है। देयरफॉर इट इज often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizen in the constitution itself। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की लिस्ट, इस तरह के फंडामेंटल राइट जो सिटीजन को दिए जाते हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से रखे होते हैं। सच ए लिस्ट ऑफ राइट मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। तो इस तरह के राइट्स जो मेंशन किए होते हैं और जो हमें प्रोटेक्ट कराते हैं, करते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक प्रोटेक्शन दी है और कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मेंशन मिलता है, उन तरह के राइट्स को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। A bill of rights prohibit government from thus acting against the right of the individual and ensures a remedy in case there is violation of these rights। ये जो बिल ऑफ राइट्स हैं ये प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं गवर्नमेंट को क्या करने से, इन राइट्स के अगेंस्ट में कोई एक्ट करने से, ताकि इन राइट्स का वायलेशन ना हो, है ना, वो जो इंडिविजुअल है उसके राइट का वायलेशन ना हो। तो ये बिल ऑफ राइट्स गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करते हैं और ये इंश्योर कराते हैं कि साथ में गवर्नमेंट क्या करे, अगर इन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो कोई उपचार निकाल के दिखाए। जैसे हमारे यहाँ जो आर्टिकल 32 है उसको रेमेडी कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का।
फ्रॉम होम डज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। अब क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किससे हम बचाएंगे अपने राइट्स को, है ना। क्या वो प्राइवेट पर्सन है, क्या वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, हमारे ऊपर केस किसने किया है, कौन वायलेशन कर रहा है, क्या उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस राइट के अगेंस्ट में, उस पर्सन के अगेंस्ट में अपने राइट्स को, वो देखेंगे। द राइट ऑफ द पर्सन में बी थ्रेटन्ड बाई अनदर पर्सन ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कि एक आदमी के राइट्स किसी से भी थ्रेटन हो सकते हैं ना, चाहे वो कोई दूसरा पर्सन है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। इन सच ए सिचुएशन द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो इस केस में हमारे पास गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो हमें उस आदमी से बचा पाए। सो इट इज़ नेसेसरी दैट गवर्नमेंट इज बाउंडेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो बाउंड होनी चाहिए, है ना, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके एक इंडिविजुअल के राइट्स को। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, तीन तरह के ऑर्गन्स हैं। एक आपका आ गया लेजिस्लेचर, दूसरा आ गया आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा आपका आ गया जुडिशियरी, है ना। ये तीन रहे। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डिवीजन की, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। उसी तरह से वर्टिकल डिवीजन भी होता है ना, जिसको हम फेडरल कहते हैं। सबसे ऊपर सेंटर आ गया, उसके बाद फिर स्टेट्स आ गए, देन आपका पंचायत या लोकल बॉडीज आएंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, पंचायत है जिसको लोकल बॉडीज कहेंगे। इन द कोर्स ऑफ देयर फंक्शनिंग में वायलेट द राइट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेजिस्लेचर आपका पार्लियामेंट आ गया, रूल बनाएगा। एग्जीक्यूटिव आपका इम्प्लीमेंट करेगा, किस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेजिस्लेचर आपका किस हिसाब से रूल बना रहा है, क्या वो उस तरह के रूल्स बना रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। अगर अच्छा बना रहा है तो क्या हमारा एग्जीक्यूटिव जो है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे मंत्री हैं, क्या उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इन दोनों को जुडिशरी अच्छे से देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना। जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनको नल एंड वाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनमें अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो जुडिशरी देखेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बच सकते हैं, वो वायलेट नहीं होती। अगर तीनों ऑर्गन क्या करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, उसकी बात करेंगे। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट had realized the importance of rights and demanded that the British rule would be should respect rights of the people। तो यहाँ पर जब हमारा आज़ादी के लिए स्ट्रगल चल रहा था, तो बहुत सारे जो लीडर्स हमारे थे जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट में शामिल थे, उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिशर्स के समय पर जो हमारा डिसीजन मेकिंग है, हमारा जो लॉ मेकिंग है, हमारा कितना डिसीजन का ध्यान रखा जा रहा है, वो तो ज़ीरो था। उन्होंने इसीलिए ब्रिटिशर्स से आवाज़ उठाई, ब्रिटिशर्स को ये डिमांड की कि हमारे राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए। मोतीलाल नेहरू कमेटी इसके लिए क्या बनाई, मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई है, डिमांडेड द बिल ऑफ राइट। उन्होंने डिमांड किया, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 1928 में पहले ही मोती कमेटी ने क्या किया था, बिल ऑफ राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी, डिमांड की थी। इट वॉज देयर फॉर नेचुरल दैट when India became independent and the constitution was being prepared, there was no टू ऑप्शन ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी डिबेट नहीं होगी, है ना। हम अपने यहाँ पर क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को रखेंगे ही रखेंगे, बिकॉज हमने ब्रिटिशर्स के टाइम पर देखा कि हमारे फंडामेंटल राइट किस तरह से वायलेट हो रहे हैं। और जब हम आगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसके बाद ये सवाल ही नहीं उठता है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को उसमें नहीं रखेंगे, है ना। बगैर किसी डिस्कशन में, बगैर सोचे समझे हम अपने इंडिविजुअल्स को, अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो इसी तरह की लिस्ट को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है, जिनको स्पेशल तरह की प्रोटेक्शन दी गई है, उन्हीं को हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, है ना, बुनियादी अधिकार जो हमारे हैं। द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेट लिस्टेड देम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। यहाँ पर फंडामेंटल हमें ये दिखाता है कि ये जो राइट्स हैं हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इतने ज़रूरी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक सेपरेट लिस्ट में रखा गया है। हमारा पार्ट थर्ड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें रखा गया है। फंडामेंटल राइट आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। हमारे फंडामेंटल राइट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ये उसमें जिक्र किया गया है कि गवर्नमेंट भी इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। तो आम इंडिविजुअल क्या करेगा। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस, है ना। फंडामेंटल राइट जो है वो दूसरी राइट से एकदम अलग हैं।
फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, ठीक है। बाकी जो राइट्स हैं जैसे डीपीएसपी हो गया या लीगल राइट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं वो हमारे इन राइट से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, ये हमारे बुनियादी अधिकार हैं। while ordinary legal rights are protected and enforced by the ordinary laws। बाकी laws की बात करें, लीगल राइट्स की बात करें, वो प्रोटेक्टेड और एनफोर्स होते हैं ऑर्डिनरी लॉ से, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं प्रोटेक्टेड और गारंटीड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री से, संविधान से। ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। बोलता है कि ऑर्डिनरी लॉ को, जो आम लॉ होते हैं उनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, लेजिस्लेचर उनको चेंज कर सकता है एक सिंपल प्रोसेस के साथ, जो लॉ मेकिंग का सिंपल प्रोसेस होता है उसके साथ। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। चेंज कर सकते हो लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने मेरे केशवानंद भारती वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होता है, तो वो चेंज नहीं होता है। बाकी आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, बट फंडामेंटल राइट्स में बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। सिंपल बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। बट ए फंडामेंटल राइट मे ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अगर आपको फंडामेंटल राइट में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला रहे हो, है ना। बिसाइड दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन द मैनर दैट वायलेट्स देमसेल्फ। गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन इस तरह से काम नहीं करेगा, इस तरह से कोई भी एक्ट नहीं करेगा कि वो वायलेट कर रहा होगा इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट को। As we shall study below in this chapter, judiciary has the power and responsibility to protect the fundamental rights from violation by action of the गवर्नमेंट। जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी यहाँ पर सजा देने का काम करेगी, जस्टिस देने का काम करेगी, ये देखेगी उसके ऊपर ये पावर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे ना। अगर किसी भी कारण से वायलेशन हो रही है, तो गवर्नमेंट के किसी भी कारण से वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट्स की, तो वो हमें क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। Executive as well as legislature action can be declared illegal by the judiciary if these violate the fundamental rights or restrict them in an unreasonable manner। एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेचर का किसी भी तरह का एक्शन से अगर ये लग रहा है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो जुडिशरी उन इलीगल एक्शंस को, उन उस तरह की वायलेशन को इलीगल साबित करेगा, है ना। आर्टिकल 13, अगर कोई भी आपका लॉ ऐसा बनता है जो क्या है, अनरीजनेबल है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, जो आपकी जुडिशरी करेगी। However, fundamental rights are not absolute or unlimited। Government can put reasonable restriction on the exercise of the fundamental rights। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस भी है, जब आपके नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, है ना। वो हम देखेंगे इसी चैप्टर में आगे की कौन कौन से ऐसी एक्सेप्शंस हैं या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस आती है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट भी नहीं है, अनलिमिटेड राइट्स भी नहीं है, इन पे रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, ठीक है।